ओके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की सिंग लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। कल गति का द्वितीय नियम बहुत बढ़िया तरीके से मक्खन किया था। आज हम लोग गति के द्वितीय नियम से निकले हुए एक फॉर्मूले F इज इक्वल टू ma के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। देखिए F इज इक्वल टू ma ना दिखने में ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले के पीछे की जो फिजिक्स है ना वो बहुत ज्यादा तो इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। राइट। तो अगर कोई बच्चा लॉज ऑफ मोशन पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उस बच्चे को एफ इज इक्वल टू एम ए का ज्ञान नहीं है तो ये गलत माना जाता है। ये ऐसा होता है कि भाई आपने पूरी रामायण देख ली और आपको सीता जी के बारे में नहीं पता। ये वो वाली बात है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को पढ़ रहे हो तो सबसे आईएमपी सेक्शन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आपका आज ही की क्लास है। तो आज की क्लास को मैं बहुत सिस्टमेटिक लेकर के चलूंगा, इसलिए आज की क्लास में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग एफ इज इक्वल टू एम ए को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग एफ बी डी बनाना सीखेंगे। एफ बी डी बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज की क्लास में आप एफ बी डी बनाना सीखोगे। आज की क्लास में आप एफ इज इक्वल टू एम ए को अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखोगे। आज आप नए नए फोर्सेस के बारे में जानोगे। आज आप ये जानोगे कि mg फोर्स का क्या मतलब है। आप आज ये जानोगे टेंशन फोर्स क्या होता है। आज आप ये जानोगे कि सामान्य प्रतिक्रिया n क्या होता है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बशर्ते आपको पूरी क्लास में अलर्ट रहना है और मेहनत के साथ में पढ़ना है। सही है। चलिए, तो सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। एक बार कमेंट करके बता दो एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। देखिए बच्चा लोग, बात कुछ ऐसी है कि अगर एक वस्तु धरती पर ऐसे रखी हुई है, m द्रव्यमान की, तो आज आप लोगों के साथ मिलकर के मुझे यह विचार करना है कि इस m द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर कितने बल लग रहे हैं। आज हमें यही चीज चेक करनी है कि अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के तल पर ऐसे रखी हुई है तो इस m द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर कितने बल लग रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा बहुत मैं आइडिया देना चाहूंगा गति के तृतीय नियम का, क्योंकि ये बहुत सिंपल नियम है और गति का तृतीय नियम एक लाइन में समझ में आ जाएगा। गति का तृतीय नियम आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा और आपको ये सबसे आसान लगा होगा। गति का तृतीय नियम में कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज, इंग्लिश बहुत सुंदर है इसकी इसलिए इंग्लिश में बता रहा हूं पहले। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इसका मतलब है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के लिए, प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बहुत सिंपल है, समझना। जैसे मान लो एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ टक्कर करती है और ये वस्तु इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाती है। मतलब एक वस्तु ने दूसरी वस्तु के साथ टक्कर की, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक वस्तु ने दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाया और एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया। तो इस नियम के अनुसार दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाएगी। राइट। इसने अगर 10 न्यूटन का बल लगाया होता तो ये वस्तु भी वापस
10 न्यूटन का बल लगा। क्लियर है? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि आपने कभी नोटिस किया कि चलो नोटिस नहीं किया पर आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। रॉकेट का उड़ना देखा है आपने? सुना तो होगा उसके बारे में। रॉकेट में कुछ इस तरह का एक्सप्लोजन होता है, रॉकेट में कुछ इस तरह के ब्लास्ट होते हैं जिससे बहुत जबरदस्त गैसेस जो हैं वो ऐसे पृथ्वी की तरफ नीचे बल लगाती है। तो रॉकेट में ऐसे ब्लास्ट होते हैं कि एकदम से जो गैसें बाहर निकलती हैं वो गैसें इस तरह से बाहर आकर के पृथ्वी के ऊपर नीचे की तरफ बल लगाती है। अब जितना बल गैसेस ने पृथ्वी पे लगाया, पृथ्वी भी वापस उतना ही बल रॉकेट पे लगाती है या ऊपर की तरफ लगाती है। इसी बल की सहायता से आपका रॉकेट उड़ना शुरू कर देता है। दैट्स इट। तो रॉकेट प्रपल्शन बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का कि जितना बल गैसेस धरती पे लगाती हैं उतना ही बल धरती वापस से गैसेस के थ्रू रॉकेट पे लगाती है और रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। बंदूक की गोली तो अगर देखें तो जो बड़ी वाली राइफल होती है, बड़ी वाली राइफल में से जब हम गन फायर करते हैं, ऐसे कंधे पे रख के चलाते हैं बंदूक क्यों ऐसे, तो राइफल में से जब गोली आगे निकलती है तो बंदूक पीछे जाती है। क्या है रीजन उसके पीछे? जितना बल बंदूक ने गोली पर लगाया उतना ही बल गोली ने बंदूक पे लगाया। बस बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए वो उतनी पीछे नहीं गई, गोली का द्रव्यमान कम है तो वो ज्यादा आगे चली गई। इतनी सी बात है। बाकी बंदूक का पीछे आना ये किस बात का, ये किस नियम के बारे में बताता है? गति के तृतीय नियम के बारे में बताता है। आपने ऐसे नाव चलाते हुए देखा है इस तरह से हाथ से? तो पानी के अंदर जब हम नाव चलाते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि हम ऐसे पीछे की तरफ करते हैं, उसको पीछे की तरफ चलाते हैं। तो ये पीछे की तरफ पानी पर बल लगाता है। जो आपकी, जिसको आप बोलते हो नाव चलाने के लिए जो अपन हत्था काम में लेते हैं उसकी बात चल रही है। तो हत्था जो है पानी पर ऐसे पीछे की तरफ बल लगाता है, तो पानी हत्थे पर आगे की तरफ बल लगाता है और हमारी नाव चल पाती है। तो हम उसको ऐसे पीछे की तरफ चला के उठा लेते हैं, फिर वापस पीछे की तरफ चलाते हैं। तो जैसे जैसे हम पीछे बल लगाते हैं पानी पे, पानी विपरीत दिशा में हमारे ऊपर आगे की तरफ बल लगाता है। ये सीधा सीधा क्यूट सा एग्जाम्पल है किसका? आपके गति के तृतीय नियम का। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। और हत्थे के साथ में आदमी बिठा देता हूं, अदरवाइज लोग सोचेंगे कि चला कौन रहा है, भूत। चलो एक और बात, यहां एक बहुत फेमस क्वेश्चन है वो सुन लीजिए पहले। एक बहुत फेमस सवाल है, वो फेमस क्वेश्चन ये है कि यदि क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर है, परिमाण मतलब वैल्यू, अपन ने कहा ना परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है तथा विपरीत हैं, तो वे एक दूसरे को निरस्त क्यों नहीं कर देते? एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? टक टक टक। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि यदि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम विपरीत है, क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर है, मतलब इसने इसके ऊपर लगाया 5 न्यूटन तो इसने भी इसके ऊपर लगाया 5 न्यूटन। इसको इस तरह से लिखते हैं बेटा, देखो इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं कि F12 का मतलब क्या है? F12 को लिखने का तरीका है, समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। F12 का मतलब है वस्तु
1 पर वस्तु 2 के कारण बल। मतलब 1 पर जो बल लग रहा है 2 के कारण, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? F12 कहते हैं, राइट। ऐसे ही F21, F21 का मतलब होता है वस्तु 2 पर वस्तु 1 के कारण बल। वस्तु 2 पर वस्तु 1 के कारण बल। गौर फरमाइएगा, दोनों बल, जितना बल वस्तु 1 पर लगा रही है 2, उतना ही बल लगा रही है 2 1 पर दोनों बल दिशा में विपरीत है, इसलिए माइनस साइन लिखा जाएगा। यही गति का तृतीय नियम है। पर सवाल यह पैदा होता है कि भाई अगर क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के परिमाण में बराबर है और ऐसे विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? जीरो क्यों नहीं आता आंसर? क्यों नहीं आता जीरो आंसर? ये प्रश्न है, सोच के जवाब दीजिए। सही है, बताओ। कमेंट करके बताइए। निरस्त क्यों नहीं कर देते? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर भी बहुत सिंपल है। एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर इधर 5 न्यूटन लग रहा हो और इधर 5 न्यूटन लग रहा हो, है ना? ये वस्तु है, इस वस्तु पर इधर 5 न्यूटन लग रहा हो और इस वस्तु पर इधर 5 न्यूटन लग रहा हो, तो ये दोनों 5 न्यूटन एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इधर का 5 न्यूटन इधर के 5 न्यूटन को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, निरस्त कर देगा, गायब कर देगा। सोचने वाली बात है यहां पर एक, बताऊं क्या? सोचने वाली बात यह है कि ये कैंसिल इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये दोनों 5 न्यूटन एक ही वस्तु के ऊपर लग रहे हैं। देखना ध्यान से, मैं यहां पे खड़ा हुआ, मुझे इधर से किसी ने खींचा 5 न्यूटन से। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे किसी ने खींचा इधर से 5 न्यूटन से, उधर से किसी ने खींचा 5 न्यूटन से। मैं कहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर लगने वाला जो नेट बल है वो कितना हो चुका है? जीरो हो चुका है। पर अगर आप यहां चेक करें तो ये वाला 5 न्यूटन किस पे लग रहा है? वस्तु नंबर 2 पर। और ये वाला 5 न्यूटन किस पे लग रहा है? वस्तु नंबर 1 पर। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है, विपरीत है, परंतु दो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं। अगर मैं केवल इस वस्तु की बात करूं, वस्तु 1 की, तो इसके ऊपर वस्तु 2 के कारण केवल एक बल लग रहा है 5 न्यूटन। इसको अलग से दिखाएं तो, और अलग से वस्तु 2 के ऊपर अगर अपन बल दिखाएं तो वस्तु 2 पर एक ही बल लग रहा है 1 के कारण, और वो कितना है? 5 न्यूटन। तो इस पर बल लग रहा है इधर 5 न्यूटन, इस पर लग रहा है उधर 5 न्यूटन। तो अब आप चेक करो, इस वस्तु के ऊपर एक ही बल लग रहा है 5 और इस पर भी एक ही बल लग रहा है 5, तो कैंसिल कैसे कर सकता है? कैंसिल करने के लिए बराबर बलों का विपरीत दिशा में होकर के एक ही वस्तु के ऊपर लगना जरूरी, जबकि यहां पर जो बल लग रहा है वो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, विपरीत हैं, बराबर भी हैं, पर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। उसके पीछे कारण यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। कमेंट करके बताओ, कंसेप्ट समझ में आया? कि अगर ये अलग अलग वस्तुओं पर नहीं लग रहे होते, अगर ये अलग अलग वस्तुओं पर नहीं लग रहे होते, तो ये एक ही वस्तु पर लग रहे होते, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते। एक बच्चा है संदीप कुमार, उसने सही जवाब दिया है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, तो क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर है। क्रिया, यदि क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण, क्वेश्चन में पूरा लिखना पड़ेगा, परिमाण में बराबर है और विपरीत है, तो वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो आप इसका कारण लिखिए, एक सिंपल लाइन में आंसर आएगा इसका, क्योंकि क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों
अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अब आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये समझ में आ गया, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है। गति का तथ्य स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलिए क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब हमारे पुराने कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं जिसके अंदर हम लोग इस वस्तु की बात कर रहे थे। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस वस्तु पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमें बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ कितने बल हैं अपन वो चेक करते हैं, है ना, यहाँ कितने बल हैं अच्छे से चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये वस्तु धरती के ऊपर रखी हुई है, ध्यान सुनना। सबसे पहले ये वस्तु किस पे रखी हुई है, धरती के ऊपर रखी हुई है। पृथ्वी की एक खासियत होती है कि पृथ्वी के पास एक बल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, पूरा फोकस रखना। पृथ्वी की एक खासियत होती है कि पृथ्वी के पास एक बल होता है जिसका नाम है गुरुत्वीय बल, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। तो मान लो इस पृथ्वी के ऊपर एक वस्तु रखी हुई है एम द्रव्यमान की, ठीक है। तो इस एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, और जब किसी एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है तो आपको पता है त्वरण किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। और एफ का एक नया नया फॉर्मूला आपने अभी अभी सीखा है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर ए जी के बराबर हो तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। तो इस हिसाब से पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, किस बल से, एम इंटू जी से। और उस बल को हम बोलते हैं डब्ल्यू, और डब्ल्यू कहलाता है वस्तु का भार। एम जी क्या कहलाता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या कहलाता है, वस्तु का भार। इसको बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ बॉडी कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई वस्तु हवा में लटकी हुई कहीं भी है, अगर एक वस्तु हवा के अंदर है, एक वस्तु जमीन पर रखी हुई है, एक वस्तु पानी के अंदर है, कहीं भी हो, पृथ्वी उसको हमेशा अपनी तरफ खींचती है। तो वस्तु के ऊपर हमेशा एक बल लगता है जिस बल से पृथ्वी उसको अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, और उस बल को अपन क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला एक पॉइंट लिखा रहा हूं कि हमेशा वस्तु के ऊपर एक बल लगता है, W इज इक्वल टू एम जी, जिसको हम कहते हैं वस्तु का भार, जिसको हम कहते हैं वेट, राइट। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है इसकी दिशा क्या होती है। इस बल की दिशा के बारे में ध्यान सुनना। कुछ लोग कहते हैं ये हमेशा नीचे की तरफ लगती है, ये गलत बात है। इसकी डायरेक्शन को अगर परफेक्ट वे में लिखें, कोई अगर आपको पढ़ा रहा है ना कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, आधा अधूरा नॉलेज है। एग्जैक्ट बात यह है कि इसकी दिशा होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर। किस तरफ होती है इसकी दिशा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। जैसे मान लो ये वस्तु ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब इसका कहां लगेगा, ये रहा केंद्र, इस केंद्र की तरफ ऐसे लगेगा एम जी, राइट। परफेक्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, अच्छे से नोट करके रखना। मान लो ये वस्तु यहां रखी हुई है, पता है किस तरफ लगेगा वेट, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, ऐसे। ये होगी एम जी की डायरेक्शन। तो एम जी के बारे में आपको, एम जी से मैंने आपको मिलवाया, एम जी का मतलब होता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है एक बल से जिसका नाम क्या है, एम जी। और जब आपकी सतह ऐसे रखी हुई है ना, इसका मतलब पृथ्वी का केंद्र ऐसे है, यहाँ नीचे की तरफ।
तो कोई भी डायग्राम ऐसा कैसा भी डायग्राम बनाओ, हम लोग पृथ्वी का केंद्र नीचे की तरफ लेते हैं, इसलिए आपको डायग्राम में हमेशा mg नीचे दिखाई देगा। पर ऐसा कोई डायग्राम बनाओ आ जाए और फिर आपसे mg के डायरेक्शन पूछ रहे हो, तो आप समझिएगा पृथ्वी के केंद्र की तरफ। अगर पृथ्वी का डायग्राम बना करके वो आपसे बोलते हैं, पृथ्वी का डायग्राम बना करके वो आपसे बोलते हैं कि डायरेक्शन बताओ mg की, तो वो किस तरफ होगी? पृथ्वी के केंद्र की तरफ होगी। ये रहा आपका पृथ्वी का केंद्र, ठीक है। पृथ्वी का केंद्र मैं सही से बना देता हूं, ये रहा ओ पृथ्वी का केंद्र, इसकी तरफ। यहां दिखाना हो तो यहां तो बहुत सिंपल है, यहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पृथ्वी का केंद्र अपन नीचे की तरफ ही मानते हैं, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो ऐसे नीचे की तरफ आपका लगेगा mg। ये पहला बल हो गया। इस वस्तु का निर्माण m है, तो नीचे की तरफ mg की फुल फॉर्म क्या है? अरे भैया, कक्षा 11 में आ गए हो, कक्षा 9 में कुछ तो पढ़ा होगा। अभी अभी मैंने समझाया, F इज इक्वल टू होता है ma, कल ड्राइव किया था। फिर मैंने ये समझाया कि पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो त्वरण लगता है g के बराबर, तो a का मान हो गया g, तो F बराबर कितना हो गया? m इंटू जी। तो m इंटू जी वो बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो mg की फुल फॉर्म, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कहां से आते हो यार, गजब गजब है सर, गजब है। चलो, अब एक बल पढ़ने जा रहे हैं अपन जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। ये पहला बल पढ़ाया आपको, दूसरा बल सुनना, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को बोलते हैं हिंदी में सामान्य प्रतिक्रिया। आराम समझना, इतना इजीली तुमको कोई नहीं समझाएगा। जब दो वस्तुएं ऐसे संपर्क में होती है ना, जैसे मान लो, सुनना बहुत मजा आएगा, ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये ऐसे संपर्क में है। थोड़ी बुद्धि लगाओ, ये वस्तु इस वस्तु के ऊपर एक बल लगा रही होगी, और गति का तृतीय नियम आपने पढ़ रखा है। अगर ये वस्तु इसके ऊपर कुछ बल लगा रही है तो ये वस्तु इसके ऊपर कुछ बल लगा रही होगी। तो दो वस्तुओं के संपर्क में आने के कारण जो बल लगता है, दो वस्तुओं के संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से जो बल लगता है, वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्शन क्या होती है सर नॉर्मल रिएक्शन की? नॉर्मल रिएक्शन जिस जगह संपर्क हो रहा है उसके लंबवत होती है हमेशा। तो जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो जो उनके बीच में बल लगता है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा अच्छे से, बहुत सिंपल है। ये जो वस्तु है, ये वस्तु इस सतह के ऊपर नीचे की तरफ एक बल लगा रही होगी, राइट, और ये जो सतह है ये ऊपर की तरफ एक बल लगा रही होगी। तो मान लेते हैं इस सतह, इस वस्तु ने सतह पर बल लगाया n, नॉर्मल रिएक्शन, तो ये जो सतह है ये भी वस्तु की तरफ ऊपर लगाएगी n, और ये n और ये n एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला n लग रहा है धरती पर और ये वाला n लग रहा है वस्तु पर। समझे कि नहीं समझे? वापस से एक बार, कम ऑन, फिर से। पॉइंट ये है कि यहां पर जितने भी बल लग रहे हैं, अगर मैं उन सभी बलों को दिखाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो पृथ्वी खींच रही है, सबसे पहले पृथ्वी खींच रही है वस्तु को, और पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसको हम m इंटू जी बोलते हैं, mg, भार बोलते हैं, राइट। भार का लगता है पृथ्वी के केंद्र की तरफ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पृथ्वी दो वस्तुएं संपर्क में है तो एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? संपर्क बल, अर्थात सामान्य प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु ने बल लगाया इसके ऊपर, धरती पर, धरती ने वापस से इसके ऊपर बल लगाया, तो इसने अगर धरती पर n बल लगाया तो धरती भी इसके ऊपर n बल लगाएगी। दैट्स इट। ये हो गया, जितने भी बल थे वो अपन ने सारे दिखा दिए इस डायग्राम में, राइट। आया समझ में? ठीक है। अब यहां एक और चीज के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना
कि ये जो एन है ये बल किसके ऊपर लग रहा है, धरती के ऊपर, और ये जो एन है ये किसके ऊपर लग रहा है, वस्तु के ऊपर। अब हम सीखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज होती है। मान लेते हैं आपको ये कहा गया कि इस द्रव्यमान m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। द्रव्यमान m का फ्री बॉडी, बार बार नहीं लिखूंगा यार, गंदी बात। इस डायग्राम द्रव्यमान m का इस द्रव्यमान m का FBD बनाइए। ये आपको कहा कि इस द्रव्यमान m का आपको क्या बनाना है, FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कैसे होगा समझिएगा, बहुत सिंपल है। तरीका ये कहता है इसका, जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको निकाल लो अलग से, ऐसे, राइट। कुछ लोग पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ लोग इसको एक डॉट से दिखाते हैं, सिंपल ऐसे। तो जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको अलग निकाल लो या उसको केवल एक डॉट से दिखा दो, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। उसके बाद जिस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसके ऊपर जितने भी बल लग रहे हैं वो दिखा दीजिए। अपन किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो एम के ऊपर जितने भी बल लग रहे हैं वो आपको दिखाने। शुरू करें। एम के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एम के ऊपर नीचे की तरफ एक बल लग रहा है mg, तो एम पर नीचे एक बल लग रहा है, एम पर नीचे एक बल लग रहा है, और वो बल क्या है, mg है, राइट। धरती ने इस एम को ऊपर की तरफ एक बल दे रखा है कैपिटल एन, तो इस एम के ऊपर एक बल लग रहा है कैपिटल एन। क्या ये वाला कैपिटल एन इसके अंदर काउंट करेंगे, ये वाला कैपिटल एन इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला कैपिटल एन वस्तु लगा रही है धरती पर, तो धरती के ऊपर लग रहा है ये वाला बल, वस्तु पे नहीं लग रहा। और यहां पे हम केवल वही बल लेते हैं जो वस्तु के ऊपर लग रहा होता है। तो ये कहलाएगा एम का फ्री बॉडी डायग्राम। अब कमेंट करके बताओ समझ में आया, एकदम बढ़िया। टॉपिक ऐसे ही क्लियर होना चाहिए, तब आपको सारे फ्री बॉडी डायग्राम बढ़िया समझ में आने लग जाएंगे, तब ये बात तय हो जाएगी कि आप इस टॉपिक को समझ रहे हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस तरह के टॉपिक्स में, ध्यान रखें ये बात आप सभी बच्चे। एक बच्चा बोल रहा है सर एम पर नीचे एक बल लग रहा है एन, मैं यही समझा रहा था, इस बल एन का मतलब पता है क्या है, ये बल एम पे नहीं लग रहा। तुम परेशान हो रहे हो ना, एक काम करता हूं, इस बल को मैं हटाता हूं पहले तो। अब समझो, ये एम धरती के ऊपर बल लगा रही है कैपिटल एन, और धरती इस पर वापस लगा रही है कैपिटल एन। तो ये वाला बल किस पे लग रहा है, धरती पे लग रहा है, ये वाला किस पे लग रहा है, वस्तु पे लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हो आप, एम का बना रहे हो, तो केवल एम पे लगने वाले बल दिखाओगे, केवल एन पर लगने वाले बल दिखाओ। वस्तु ने धरती पे लगाया एन, धरती ने वस्तु पे लगाया एन, तो वस्तु पर कितना लगा, एन लगा, और धरती पर क्या लगा, एन लगा। यहां हम किसको दिखा रहे हैं, वस्तु को दिखा रहे हैं, तो किसका दिखाएंगे, वस्तु का दिखाएंगे। दैट्स इट। घर्षण बल नहीं है यहाँ पे, अभी अपन ऐसा मान के चल रहे हैं घर्षण बल जैसी कोई चीज नहीं है। पक्का, जल्दी बताओ, समझ में आई कहानी। तो वस्तु का द्रव्यमान है mg, वस्तु का द्रव्यमान है mg, वस्तु का भार mg है, नीचे एक और बल लगा इसके। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक। काम करते हैं, एक बार और समझते हैं। तो यही चीज समझ में नहीं आई तो फिर आगे फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या समझोगे।
थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाता हूँ। ये वस्तु है m द्रव्यमान की, ठीक है। इस वस्तु के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं वो अपन को दिखाने हैं। इस वस्तु पर सबसे पहला बल, पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है mg से, पहला बल लग रहा है mg। यहां जितने भी बल हैं वो सब दिखाते हैं। mg, पृथ्वी उसको खींच रही है। अब कोई वस्तु पृथ्वी पे ऐसे रखी हुई है तो पृथ्वी के ऊपर नीचे बल लगा रही होगी। दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं संपर्क के कारण बल, सामान्य प्रतिक्रिया, राइट। इस वस्तु ने धरती पर बल लगाया नीचे n मान लेते हैं, तो धरती ने वापस इस वस्तु के ऊपर बल लगाया, धरती ने वापस से इस वस्तु पर ऊपर बल लगाया और वो बल कितना होगा, n। तो ये वाला n किस पे लग रहा है, इस वस्तु पे, और ये वाला n किस पे लग रहा है, धरती पर। लिख लो, ये लग रहा है धरती पर और ये किस पर लग रहा है, वस्तु पर। क्लियर। तो अगर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, अगर अपन एफ बी डी बनाए केवल द्रव्यमान m का, एफ बी डी बनाए केवल द्रव्यमान m का, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं, केवल m में द्रव्यमान अपने काम कर सकते हैं। m को मैं एक बिंदु मान सकता हूं, ये लो, ये m द्रव्यमान है। इस इतने बड़े द्रव्यमान को बनाने की जरूरत नहीं है, इसको एक बिंदु मान सकते हैं अपन। अब m के ऊपर कौन कौन सा बल लगा, दिमाग लगाओ। m को नीचे खींच रही है पृथ्वी mg से, नीचे लग रहा है उसके ऊपर mg, आराम समझो। ये जो कैपिटल N है ये द्रव्यमान ने लगाया है पृथ्वी पर, पृथ्वी ने लगाया था, वो ये वाला था। तो इस m ने, ये जो n है, ये इस द्रव्यमान ने पृथ्वी पर बल लगाया है, पृथ्वी पर, राइट। और पृथ्वी ने जो वापस लगाया n, इसने पृथ्वी पे लगाया, गति के तृतीय नियम के हिसाब से पृथ्वी ने वापस इसके ऊपर लगा दिया, इसने पृथ्वी पर n बल लगाया, पृथ्वी ने फिर से इसके ऊपर n बल लगा। तो अब इसके ऊपर देखें तो ऊपर की तरफ एक ही बल लग रहा है n। एक तो पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है mg से, दूसरा इसने पृथ्वी के ऊपर बल लगाया था n, तो पृथ्वी ने उसके ऊपर लगाया था n। तो मिला जुलाकर मोटे तौर पर चेक करें तो इसके पास दो बल हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये तो धरती पर है, इस पे नहीं, राइट। तो ये कहलाएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द्रव्यमान m। क्लियर। तो m पर इस प्रकार से देखा जाए तो दो बल लग रहे हैं। एक बल तो लग रहा है उसके ऊपर mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, और एक बल लग रहा है जो n है और वो ऊपर की तरफ लग रहा है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया अच्छे से? बताओ फिर। आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो। अब मान लो दो वस्तुएं बना करके दे दें आपको, एक वस्तु ये रही, दूसरी वस्तु ये। एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2। अब हमको इस पर लगने वाले सारे बल बनाने हैं पहले तो, और फिर हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है m1 m2 दोनों का। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से फील करोगे, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, इसके ऊपर जितने भी बल है वो सब बनाते हैं अपन पहले। ये m1 है, द्रव्यमान m1 है। इस द्रव्यमान m1 को पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी तो कौन सा बल लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल m1 इंटू जी, जिसको हम भार भी बोलते हैं। दूसरी वाली वस्तु के ऊपर भी पृथ्वी नीचे की तरफ बल लगाएगी, जिसका नाम होगा m2 इंटू जी, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, राइट। ये बल समझ में आ गया।
ये M1 जो है ये धरती के ऊपर नीचे बल लगाएगी N1, क्योंकि धरती पे पड़ी हुई है, धरती पे ऐसे रखी हुई है, तो धरती के ऊपर नीचे बल लगाएगी N1, तो धरती भी वापस इसके ऊपर क्या लगाएगी N1, वापस इसके ऊपर क्या लगाएगी N1। ठीक बात है, समझ में आया? इसके बाद समझ में आ जाएगा बेटा। और जो बच्चे ने हमारे पिछले साल के वीडियो देख रखे हैं उसको बढ़िया समझ में आ रहा होगा एकदम, इसलिए मैंने ना आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एकदम खूबसूरत बना रखा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कोर्स 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 को लेके परेशान है। अरे भैया एक बार नहीं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, लास्ट ईयर भी पूरा कोर्स कराया हुआ है। आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जब इस चैप्टर को लास्ट ईयर पढ़ाया था तो उसकी प्लेलिस्ट कौन सी है। थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर वीडियो को देख के यहाँ पे आओगे ना, ऐसा जबरदस्त समझ में आएगा, इसकी हद नहीं है। इस बार मैं लेवल को थोड़ा सा अप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको IIT JEE वाले मुकाम तक लेकर के जाना है। तो जो बच्चे ने नहीं देखा है, आप लेक्चर्स पुराने देख के आया करो। तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु ने पृथ्वी के ऊपर बल लगाया नीचे की तरफ, और वो बल जो है वो N1 था, पृथ्वी ने ऊपर N1 लगाया। इस वस्तु ने भी पृथ्वी पर नीचे की तरफ बल लगाया N2, तो पृथ्वी ने भी इसके ऊपर क्या लगाया N2। एक बात समझना, जहां जहां पर संपर्क होगा ये बल लगेगा। M1 का संपर्क था धरती से, तो M1 ने धरती पे लगाया N1, धरती ने M1 पे लगाया N1। M2 ने धरती पे लगाया N2, धरती ने उसके ऊपर लगाया N2। बराबर होंगे ये दोनों, परंतु अलग अलग वस्तु पे लग रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया है ना, इसकी क्रिया लग रही है धरती पे, क्रिया प्रतिक्रिया लगा रही है वस्तु पे। तो ये बल है धरती पर, ये है M1 पर, ये है धरती पर, ये है M2 पर। ऐसे यहां एक और चीज है जो आप भूल रहे हो कि M1 और M2 भी एक दूसरे के संपर्क में है, और जहां जहां पर संपर्क होता है वहां पे आपको सामान्य प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। लिख रखा है ना मैंने। और सामान्य प्रतिक्रिया के बारे में बता रखा था, जहां जहां सतह आपस में टकरा रही उसके लंबवत लगेगी। तो गौर फरमाइएगा, मजा आएगा कि यहां सतह ऐसी थी तो इस सतह के लंबवत लगा, यहां सतह ऐसी थी तो इन सतह के लंबवत लगा। यहां जो सतहें आपस में टकरा रही हैं वो ऐसे टकरा रही हैं, तो इसके लंबवत लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां संपर्क है, तो M1 बल लगा रही है M2 के ऊपर, मान लेते हैं N डैश। तो ये N डैश किसने लगाया? M1 ने लगाया M2 पे, तो M2 भी M1 पे वापस क्या लगाएगी? N डैश। तो इस प्रकार यहां पर भी आपको संपर्क बल देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को करने के बाद मजा आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज है। ये सारे बल दिखा दिए अपन ने। अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग। पहले M1 का बनाते हैं, फिर हम M2 का बनाते हैं। बस याद रखें, फ्री बॉडी डायग्राम में जिसका बना रहे हो केवल उसी के ऊपर लगने वाले सारे बल दिखाते हैं। लिख लो आप चाहे इसको, तो आशीष सर के कैप्सूल में लिख लो, FBD जिसका बना रहे हो केवल उसी पर लगने वाले सारे बल दिखाने हैं। जिसका FBD बना रहे हो केवल उसी पर लगने वाले सारे बल आपको दिखाने। क्लियर? शुरू करें। M1 का बनाते हैं, गौर फरमाइएगा, मजा बहुत आएगा। M1 के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं? इस M1 को पृथ्वी खींच रही है M1G से, तो इस पर नीचे एक बल लग रहा है M1G। इसने धरती के ऊपर बल लगाया N1, बट इस N1 को अपन इसमें काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि M1 लग रहा है धरती पर, और यहां हमें जो बल दिखाने वो केवल M1 पर लगने वाले बल दिखाने हैं। तो इसने धरती पर लगाया N1, वो काउंट होगा नहीं, पर धरती ने वापस इसके ऊपर लगाया N1 ऊपर की तरफ, वो इसमें काउंट होगा, क्योंकि वो बल इसके ऊपर लगा है। इस M1 ने M2 के ऊपर उधर की तरफ बल लगाया N डैश, पर ये वाला जो N डैश है ये तो M2 के ऊपर लगा, इसको हम यहां काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां हमें केवल M1 पर लगने वाला बल काउंट करना है। तो
तो इसने M2 पर लगाया उधर n डैश, तो M2 ने इधर लगाया n डैश, तो M1 के ऊपर इधर लगा n डैश। इसको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये बल M1 के ऊपर लगा है। ये कंप्लीट हो जाता है M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। बताओ, मजा आया? क्लियर है ना एकदम कंसेप्ट मक्खन की तरह? चलो, जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको पता नहीं होता है इस क्लास में मक्खन क्या चीज है, तो आप आधे कमेंट ऐसे आते हैं सर ये मक्खन क्या चीज है, हम नए विद्यार्थी हमें पता ही नहीं है क्या कोई कंसेप्ट का नाम है। पर जब हमारे साथ थोड़े टाइम पढ़ना शुरू करते हैं, 3 4 5 10 दिन पढ़ते हैं, फिर वो भी मक्खन समझ जाते हैं कि भैया अच्छा जब कोई टॉपिक समझ में आता है तो मक्खन लिखते हैं। क्या बात है। M2 को पृथ्वी खींच रही है नीचे M2G से, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक बल लग रहा है M2G। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इसने धरती को लगाया N2, उससे कोई मतलब नहीं है। इस पर धरती ने लगाया N2, उससे मतलब है। इसके ऊपर की तरफ N2 लग रहा है। इसने प्रतिक्रिया दी इसके ऊपर N डैश ये वाली, पर इससे मतलब नहीं है। इसने इसको क्रिया दी N डैश, उससे मतलब है। इसके ऊपर N डैश लगेगा ऐसे। क्लियर है? ये था M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, वो था M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। अब आपके लिए हमारे पास एक प्रश्न है, वो प्रश्न करके आप कल की क्लास में पधारेंगे और कल हम और एंजॉय करेंगे। और जिसको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको, तो आप समझ जाओ कि आप मैकेनिक्स के बादशाह बनने वाले हो। ये इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत मांगती है ये चीज, बट ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बढ़े आगे। चलो, अब एक काम करते हैं, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपको घर से करके लेके आते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। M1 का FBD अलग बनाना है, M2 का FBD अलग बनाना है, M3 का FBD अलग बनाना है, और कंप्लीट जितना भी बल लग रहे हैं वो सभी भी दिखा। राइट, ये आपका न्यूमेरिकल है आज का होमवर्क। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, उसमें भी मैंने F=ma कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप वहाँ जाकर के भी देखें, याद से देखें, जरूर से देखें, और चीज़ों को एंजॉय करें और पढ़ाई करें। ठीक है, तो इसी के साथ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, आपको टॉपिक में मजा आया, हम आज की क्लास को एंड करते हैं। 6 बजे हम लोग फिर मिलेंगे केमिस्ट्री क्लास में। सामान्य कार्बनिक रसायन में प्रेरणिक प्रभाव चल रहा था, कल बहुत डिटेल में पढ़ा था, आज वापस से पढ़ेंगे उसको। तो जो बच्चे कल की क्लास में नहीं आए थे, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ही के लिए चल रही है। पूरे IUPAC नामकरण, सामान्य कार्बनिक रसायन, ये सारे टॉपिक आप ही के हैं। आप नहीं पढ़ेंगे, लापरवाही करेंगे, तो अगले साल बहुत दुख पाना पड़ेगा। और इस उम्मीद में हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है इस चैनल से। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। आज कमेंट सेक्शन में एक चीज मुझे बताना कि जब आप इस तरह के कंसेप्ट को रियल में देखते हो, आप 10th क्लास से 11th में आए हो, आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है कि यार मजा आ रहा है पढ़ने में? क्योंकि अभी क्या होगा, आप इजी मत ढूंढना कहीं भी जाकर के कि यार कोई इजीली पढ़ा दे। कंसेप्ट अच्छे हैं, इस कंसेप्ट को आसान करके पढ़ाना मेरा काम है, परंतु आसान चीजें केवल पढ़ाना ये मेरा काम नहीं। मुझे आपको IIT JEE लेवल तक लेकर के जाना है। तो अगर मैं अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स दिखा रहा हूँ, तो आपको भी अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय